सभी को जय जगत। और धन्यवाद, मुझे यहाँ मौका दिया गया कुछ अपने विचार रखने के लिए। फिर भी 14 मार्च को 75 अमृत वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं सर्वोदय। इस उपलक्ष्य में यह पदयात्रा निकली है। तो कुछ ऐतिहासिक पार्श्वभूमि होने के बाद भी इसको कुछ वर्तमान से जोड़ लेना भी एक बात रही है। आज की जो परिस्थिति है वो देखते हुए मुझे यह लग रहा है कि अ, महात्मा फुले, अंबेडकर, गांधी और विनोबा ने जो जो बातें गत 150 बरस में हमें प्राप्त कर दी और संघर्ष करके प्राप्त कर दी, वह सब बातें आज हमारे हाथों से निकल जा रही है। विशेषता महात्मा फुले ने सबको शिक्षण के दरवाजे खुले किए, लेकिन आज शिक्षण इतना महंगा कर दिया गया है कि फिर से हम शिक्षण से वंचित हो रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह हो या दांडी यात्रा हो, इस द्वारा हमें नैसर्गिक संसाधनों पर के अधिकार हमको प्राप्त कर दिए गए थे, लेकिन आज ये सब अधिकार अलग अलग विकास काम के नाम से हमारे से निकाल दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 तालाब का पानी पीकर सबको पानी उपलब्ध कर दिया, खुला कर दिया, और आज वही पानी एक बेचने की वस्तु बन गई है और अलग अलग तरह से वह पानी से भी हमें वंचित किया जा रहा है। और विनोबा जी ने 13 बरस पैदल घूमकर भूदान यात्रा की और लोगों को जमीन बांटी, लेकिन आज सरकार ही विकास के नाम पर अलग अलग तरह से लोगों की जमीन ले रही है और भूमिहीन कर रही है। तो अब स्थिति इतनी इतनी खराब हो गई है कि मेरे जैसे को लग रहा है कि सिर्फ हमारे पीठ में झाड़ू और मटका सामने लटका नहीं है, इतनी स्थिति है। बाकी स्थिति वही है जो महात्मा फुले के समय थी। और इसलिए कुछ यह विचार और जो हमारे पर एक आफत आ गई है, विशेषता आज के सरकार के कारण, कि पंडित नेहरू जी ने यह देश सेक्युलर रखने के लिए जो कुछ किया, अब यही देश हिंदुत्ववादी बनने के लिए यह सरकार कर रही है। तो इसलिए यह हमने एक सोचा कि कुछ करना जरूरी है। इसके पहले भी हमने महात्मा ऐसी एक पद यात्रा की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर महात्मा गांधी के सेवाग्राम तक, पूना से सेवाग्राम तक। उसी समय भी यही विचार किया गया था। लेकिन आज की जो पदयात्रा है वह मेरे लिए एक अलग ढंग से महत्व की इसलिए है कि सर्वोदय और कांग्रेस यह 1948 से लेकर हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। विनोबा जी, पंडित जी और इंदिरा जी ने यह राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ काम किया। लेकिन 1975 में इमरजेंसी के विषय पर लेकर यह हाथ हमारे दोनों के हाथ छूट गए और कांग्रेस और सर्वोदय दोनों क्षीण होती गई, ऐसे मुझे लग रहा था। और इसके लिए थोड़ी मैं मेरी पार्श्वभूमि भी बता देता हूँ कि मैं सर्वोदय में आया तब सर्वोदय में 2 गुट बन चुके थे। एक जैसे जेपी वादी कहा जाता था और विनोबा वादी कहा जाता था। मैं विनोबा वादी जो गुट था उसमें सिर्फ 54 लोग उस समय थे पूरे भारत में जो विनोबा जी के साथ रहे और सर्व सेवा संघ छोड़कर विनोबा जी के साथ आए थे, उस गुट में मैं था। और हमारी नेता यह
निर्मला देशपांडे थी। आपको शायद निर्मला देशपांडे के बारे में जानकारी होगी कि निर्मला जी यह विनोबा जी के साथ करीबन 13 बरस भूटान यात्रा में चली थी। आज जो विनोबा जी के भाषण हमें उपलब्ध है वह उन्होंने ही लिपिबद्ध कर लिए थे। और इमरजेंसी के समय विनोबा जी जैसे इंदिरा जी के साथ थे, वैसे ही निर्मला जी या इंदिरा जी के करीब थी। इसलिए इंदिरा जी निर्मला जी से मेरे संबंध रहे। लेकिन उस समय का माहौल इतना, सर्वोदय में जो माहौल था वो इस ढंग का था कि जयप्रकाश जी वाले और विनोबा वाले एक दूसरे को साथ बात भी नहीं करते थे। यह बम्बई की स्थिति थी। और उस समय मैं विनोबा जी के जो गुट था निर्मला ताई के साथ, उनके साथ मैं था। और इसलिए कुछ ऐसी बातें बनती गई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि यह जो सर्वोदय और कांग्रेस का हाथ जो छूट गया है, इसके परिणाम जैसे सर्वोदय को भी भुगतने पड़ रहे हैं, वैसे ही वह कांग्रेस को भी भुगतने पड़ रहे थे। क्योंकि यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वोदय को पूरी तरह से अनुकूलता अगर कोई निर्माण कर दे रहा था तो वह पंडित नेहरू निर्माण कर दे रहे थे। भूदान के लिए और ग्रामदान के लिए जो कानून बने, उसके लिए सर्वोदय को कुछ भी करना नहीं पड़ा, ना सत्याग्रह करना पड़ा, ना पंडित नेहरू जी के या कांग्रेस के सामने हमें कुछ करना पड़ा। उन्होंने खुद से ही यह कानून बना लिए। इसलिए भूदान और ग्रामदान का काम सुचारू रूप से चलता रहा। उसी तरह एक बात और पंडित जी ने की थी, वह यह थी कि उन्होंने खादी कमीशन निर्माण कर दिया। यह खादी कमीशन के कारण हमारा सर्वोदय जो जो भी काम कर रहे थे, फिर वह नीरा का काम हो, खादी का काम हो, चर्मोद्योग हो, यह सब जो काम थे, कुम्हार काम थे, इस सब कामों के लिए जो पैसा लगने वाला था, यह सब पैसा खादी कमीशन के द्वारा सर्वोदय को प्राप्त हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि देहातों में यह काम हम कर पाए, सर्वोदय लोग काम कर पाए। और इसका एक फायदा इनडायरेक्टली 5 बरस के बाद कांग्रेस को मिलता रहा चुनाव के समय। क्योंकि सर्वोदय लोग गांवों गांवों में ये काम कर रहे थे उस समय। विनोबा जी को हजारों लोगों कार्यकर्ताओं ने जीवन दान दिया था और हजारों संस्थाएं अलग अलग ढंग के काम कर रहे थे। और हमारा और पंडित जी का एक रिश्ता है, विनोबा जी का और पंडित जी का रिश्ता है, यह सब गांव वालों को भी पता चलता था। और इसका एक इनडायरेक्ट फायदा कांग्रेस को भी मिलता रहा। लेकिन यह एक जो साथ था, वह इमरजेंसी में हमारे दोनों के हाथ यानी कांग्रेस के और सर्वोदय के एक दूसरे से छूट गए। इसका एक राष्ट्रीय कारण यह था कि हमारे सर्वोदय के एक नेता जिन्होंने विनोबा जी को जीवन दान दिया था, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इंदिरा जी के विरोध में एक आंदोलन 75 साल में शुरू किया। आखिर में इंदिरा जी को सत्ता से जाना पड़ा। लेकिन इसका एक परिणाम ऐसे हुआ कि सर्वोदय के सभी लोग करीबन जयप्रकाश जी के मूवमेंट में थे और विनोबा जी यह अकेले थे। और उनके साथ जो मैं जिस गुट में था, उस 54 लोग, सिर्फ भारत के 54 लोग विनोबा जी के साथ थे जिस गुट में मैं कार्यरत रहा। तो विनोबा जी को तो उस समय सरकारी संत कहा जाता था। फिर भी यह सब विष विनोबा जी ने पिया और इमरजेंसी के समय वे इंदिरा जी के साथ
उनको नैतिक समर्थन देते रहे। यह हुआ, फिर भी सर्वोदय में जो दो गुट विनोबा वाले जो जेपी वाले हो गए, इस कारण सर्वोदय की पूरी शक्ति क्षीण हो गई। जैसे जैसे सर्वोदय की शक्ति क्षीण होती गई, उसका मुझे लगता है कि असर कांग्रेस पर भी होता गया, क्योंकि देहातों में जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उसके आधार पर ही नहीं, मैं कहता हूँ कांग्रेस की भी अपनी ताकत देहातों में थी ही, फिर भी उसका एक असर कांग्रेस पर भी हुआ। और हम जरा गौर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा कि कांग्रेस का और सर्वोदय का जो आलेख है, ग्राफ है, वो एक साथ 1948 से बढ़ता बढ़ता जाता दिखाई देता है, जो 1975 तक है। और उसके बाद हमें ऐसे दिखाई देता है कि जैसे जैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे आता गया, वैसे वैसे सर्वोदय का भी ग्राफ आलेख नीचे आता हुआ हमें नजर आता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का और सर्वोदय का अपना कोई रिश्ता था, और उसके फायदे कांग्रेस को और सर्वोदय को भी मिलते गए। और इसी कारण हम हमारा जो रिश्ता था वो सिर्फ आर्थिक नहीं था, वह वैचारिक रिश्ता था। नेहरू जी के विचार और विनोबा जी के विचार यानी सर्वोदय के विचार, यह परस्पर पूरक थे। एक दूसरे को सहारा देते हुए यह विचार आगे चल रहे थे। विशेषता मैं बताऊंगा कि एक बार इंदिरा जी से बात करते करते विनोबा जी ने कहा कि जब तक आप यूनो तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक सर्वोदय वालों ने इंदिरा जी के से अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। यह स्पष्ट था कि नेहरू जी और इंदिरा जी और विनोबा जी और सर्वोदय, यह हाथ में हाथ डालकर जब तक चलेंगे, तब तक दोनों की शक्ति यह बढ़ती रहेगी। लेकिन 75 साल के बाद यह सब बिखर गया, कांग्रेस की शक्ति क्षीण होती गई और सर्वोदय की शक्ति भी क्षीण होती गई। इसका विचार मैं खुद करता रहा। मैंने इस पर कई बार लेख भी लिखे। अभी हाल में ही मैंने एक विनोबा और इंदिरा जी नाम का एक किताब संपादित भी किया, जिसमें विनोबा जी जब जब इंदिरा जी विनोबा जी को जब जब मिलने आए, तब तक के उनके संवाद, और इंदिरा जी ने विनोबा जी को लिखे पत्र, विनोबा जी ने इंदिरा जी से किए लिखे हुए कुछ पत्र, ऐसे इसका एक किताब का स्वरूप था, जो मैंने कुछ 2-3 बरस पहले प्रकाशित भी किया था। लेकिन मेरे मन में यह हरदम चलता रहा था कि ये रिश्ता सिर्फ कागज पर या वैचारिक तो बन जाएगा, लेकिन कोई ऐसी कृति कार्यक्रम हमें मिलना चाहिए जिसके कारण सर्वोदय और कांग्रेस हाथ में हाथ डालकर फिर से चल पाए। तो ध्यान में मुझे लगा कि अब सर्वोदय को 75 बरस हो रहे हैं, और दुर्दैव की बात यह थी कि विनोबा जी ने जो सर्व सेवा संघ खड़ा किया था और सर्वोदय समाज खड़ा किया था, वे वो सब दोनों बातें, वो दोनों संगठन, यह जेपी वालों के हाथों में आज है। और उन्होंने यह 75 बरस हो रहे हैं, इस बारे में कुछ कार्यक्रम करने का सोचा भी नहीं है, आज भी नहीं सोचा है। तो मुझे लगा कि विनोबा जी ने जो सर्वोदय समाज खड़ा किया था, उसको अगर 75 साल हो रहे हैं, अगर यह कोई भी यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम नहीं बना रहा है, तो ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए। स्वाभाविक था कि विनोबा जन्मस्थान प्रतिष्ठान यह
जो संस्था है विनोबा जी का जन्म स्थान है, इसकी अध्यक्षा निर्मला देशपांडे आखिर तक थी। अब मैं उधर रहता हूँ तो मैंने यह सोचा कि क्यों ना सर विनोबा जन्म स्थान के तरफ से ही हम ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव का कुछ कर पाए तो अच्छा रहेगा। यह एक इत्तेफाक है, लेकिन काल की मांग होती है ऐसे मैं मानता हूँ, और काल की जो मांग रहती है वह काल ही पूरा कर लेता है। तो यह मुझे जैसे लगता था, शायद विनोबा जी के भाषा में मैं कहूँ तो बच्चे को भूख लगती है तो माँ के स्तन में भी दूध अपने आप आता ही है। उसी ढंग से कुछ ऐसी बात हुई कि यह विचार मुझे जब सूझा, उसी समय हर्षवर्धन जी और मीनाक्षी दीदी और भारती शर्मा जी को भी ऐसे लगा कि यह कार्यक्रम में हमें भी सहभागी हो जाना चाहिए, और उन्होंने भी मुझसे इस बात पर कुछ चर्चा की। तो मुझे भी खुशी हुई कि कांग्रेस की एक विंग जो पंचायत राज का काम करती है, जो विनोबा जी के ग्रामदान के विचारों से बहुत करीब है, ऐसा राजीव गांधी पंचायत राज संगठन अगर हमारे साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होता है, या हम दोनों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो बड़ी खुशी होगी। तो हमने कहा कि हमारी कोई ताकत तेलंगाना में है नहीं, लेकिन मीनाक्षी दीदी, हर्षवर्धन, इन्होंने तेलंगाना की पूरी जिम्मेवारी और महाराष्ट्र की भी दो जिले की जिम्मेवारी ली, और इसी कारण यह पदयात्रा हम कर पाए। आज यह 36 दिन की और 600 किलोमीटर की पदयात्रा हम कर पाए हैं। और मेरे लिए यही है, जो इस पदयात्रा के अन्य जो अनुभव है सामाजिक आर्थिक भूमि के बारे में, यह तो मीनाक्षी दीदी आपको बता देगी, लेकिन मेरे लिए यही बात अहम रखती है कि 1975 में, यानी 45 बरस पहले जो कांग्रेस से सर्वोदय का हाथ छूट गया था, वह फिर से हम हाथ में हाथ डाले, फिर से एक नए रास्ते से चल सकते हैं। कांग्रेस और सर्वोदय अगर फिर से एक साथ होकर चल पड़ेगा, और यह विचार के तहत, मैं कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित नेहरू जी की, नेहरू प्रणीत कांग्रेस का विचार और विनोबा प्रणीत सर्वोदय का विचार, यह विचार ही एक दूसरे को पूरक है, और यह विचार जोड़कर हमको चलना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में नेहरूवाद, नेहरू इज्म करके जब कोई करता होगा, तो एक कुमार केतकर है, और हमारे उस्मानाबाद के राज कुलकर्णी जैसे लोग हैं, और अभी टकले करके जो है लोक सत्ता में लिखते हैं। यह लोग बरसों से नेहरू नाम का एक विचार है, यह महाराष्ट्र में कहते आए हैं। यह जो नेहरूवाद है, यह विनोबा जी के सर्वोदय विचारों से पूरक है। इसलिए पंडित नेहरू का कांग्रेस प्रणीत कांग्रेस और विनोबा प्रणीत सर्वोदय, यह मानने वाले लोग अगर साथ में हो जाते हैं तो कोई बदलाव होगा, जो वैचारिक बदलाव होगा दोनों में। विनोबा सर्वोदय का विचार आज कांग्रेस में बहुत कम लोगों को पता है। यह विचार कांग्रेस वाले विनोबा का विचार कांग्रेस में फैला है, और कांग्रेस नेहरू का जो विचार है वह सर्वोदय से कैसे पूरक है, यह सर्वोदय वाले भी सर्वोदय में नेहरू का विचार का प्रचार करें, ऐसे मुझे लगता है। यह अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि आज की जो राजकीय स्थिति है, विशेषतः राजकीय और उस कारण बनी हुई सामाजिक परिस्थिति, इसमें से सर्वोदय और कांग्रेस दोनों उभर कर ऊपर आ सकते हैं, और फिर से
जो दिन है वह पलट जाएंगे, और जो आज के जो दिन है, विशेषता यह देश हिंदुत्ववादी बनाने की बात है। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष जो परराष्ट्र धोरण रखा था, वो उखड़ने की बात चल रही है। या सम्मिश्र अर्थव्यवस्था की बात नेहरू ने जी की थी, वह छोड़कर आज अंबानी और अदानी की बात जो चल रही है। तो नेहरू जी ने जो चार बातें हमको बताई थी, वह आज आज के सरकार ने पूरी तरह दरकरार कर दिया है। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस और सर्वोदय यह एक साथ आ जाते हैं, तो फिर से वह दिन नेहरू जी और विनोबा जी के समय जो दिन थे, वह दिन आएंगे, और आज की जो सरकार है वह निकल जा सकती है। मुझे एक बात फिर से दोहरानी है कि 14 मार्च को सर्वोदय की जब स्थापना हुई, तब विनोबा जी ने स्पष्ट रूप से उस सम्मेलन के भाषण में कहा कि आरएसएस ये फैसिस्ट विचार की संगठना है। यह उन्होंने कहा था। यह फैसिस्ट विचार सरणी की जो संगठना है, जिन्होंने जिस विचार सरणी के कारण गांधी जी का खून हुआ है, यह विचार सरणी की जो विचारों की सरकार आज हमारे ऊपर बैठी है। अगर सर्वोदय और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं, तो यह सरकार कल से कल धाराशायी हो जाएगी, और फिर से कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस आएगी तो मुझे लगता है कि एक स्वशासन आ जाएगा। और अगर स्वशासन आ जाता है, तो विनोबा जी ने जो सपना देखा है, शासन मुक्त शोषण रहित वर्ग विहीन समाज रचना, वह आ जाएगी। ऐसे मुझे आशा है। मैं आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसलिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार विजय जी। आपने सर्वोदय कांग्रेस और इस पदयात्रा के माध्यम से इसका रिश्ता सुधरते हुए क्या किन उम्मीदों पे खड़ा रहना चाहिए, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी राय हमें रखी। मैं इसके बाद आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी, जो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात रखें, और इस समय पदयात्रा चलना, पदयात्रा का अनुभव और इस पदयात्रा के कार्यक्रम को लेकर हम किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में भी वो हमें जानकारी देते हुए ये सारी चर्चा को वो यहाँ पर संपन्न करेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता थैंक यू, धन्यवाद हर्षवर्धन जी। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विजय दीवान जी, हमारे बीच में उपस्थित हर्षवर्धन जी, भारती जी, आशुतोष जी, सभी साथियों और सभी यहाँ पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। विजय दीवान जी ने बहुत ही विस्तार से जो सर्वोदय का एक विचार वातावरण है, एक जो विचार पर्यावास है, उसके बारे में बताया, और इतने खूबसूरत ढंग से उन्होंने कांग्रेस और सर्वोदय का रिश्ता, विनोबा जी और नेहरू जी की रिश्ते की विरासत, और इंदिरा जी तक जिस तरह वो विरासत चली आई है, उसके बारे में बहुत विस्तार से लेकिन बहुत ही सहजता से बताया है। उसमें बहुत कुछ अब जोड़ने के लिए नहीं है। मैं अपनी ओर से केवल 3 चीजें कहूंगी। पहली बात तो ये कि ये तय किया कि ये पदयात्रा करना है, तो एक बार को तो 30 जनवरी से ये तय करा था, और उस वक्त जो कोविड की एक तीसरी लहर आई, तो 10 दिन तक तो किसी भी तरह के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं थी, तो वो कार्यक्रम आगे बढ़ गया। मूलतः जो विनोबा जी की यात्रा थी, वो तो 14 मार्च से 18 अप्रैल के दिन वो पोचमपल्ली पहुंचे थे।
तो हम लोगों ने जब इस यात्रा को करेंगे ऐसा सोचा था, तब दिमाग में ये था कि 14 मार्च से 18 अप्रैल तो बहुत गर्मी पड़ेगी, तो हम क्यों ना सुविधाजनक समय चुन लें और 30 जनवरी से करेंगे तो विदर्भ और तेलंगाना में ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती और अच्छे से यात्रा हो जाएगी। और मुझे याद है कि उस वक्त भी ग्रुप में विजय दीवान जी ने ये लिखा कि विनोबा जी की भी कल्पना करो कि उन्होंने किस तरह की गर्मी में ये यात्रा की होगी। तो जब ये कुदरतन 30 जनवरी की ये यात्रा आगे बढ़ गई, तो मेरे दिमाग में आया कि ईश्वर की ये मर्जी है कि हम इसी महीने में ये यात्रा करें। तो ये एक अच्छा इत्तेफाक हुआ कि फिर हमने वापस 14 मार्च से 18 अप्रैल ही ये यात्रा करना तय किया। यात्रा की अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, तो देश के और विश्व के मंच पर जो मुख्य घटनाएं घट रही थी और उसकी सुगबुगाहटें आती जा रही थी और यहाँ हमारी यात्रा की तैयारियां हो रही थी। करीब महीने भर पहले रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और फिर युद्ध की स्थिति आना, नेटो का अपना विस्तार पूर्वी क्षेत्रों तक फैलाना और किस तरह से दोनों महाशक्तियों ने, जो कि न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, उन्होंने प्रयास किया कि अपने अपने अहम और अपने अपने अधिनायकत्व को स्थापित करने के लिए एक छोटे देश का इस्तेमाल। उस पर से भारत की ऐसी स्थिति कि हम क्योंकि आज के संदर्भ में नेहरू के द्वारा शुरू किए गए किसी भी चीज से आज का शासन बचना चाहता है, तो हमने वो गुटनिरपेक्षता का प्रश्न तो हमारे सामने रहा ही नहीं। एक ऐसी स्थिति बनी कि भारत पूरी तरह से अलग थलग है। ये एक वैश्विक पटल पर ये घटना थी। हमारे अपने देश की बात करें तो जिस तरह से, जिस तेजी से हिजाब, हलाल, नवरात्रि के दौरान मांसाहार न बिकने की बात और उसके साथ साथ अजान किस तरह से होगा, कब उसमें शोर होना नहीं चाहिए जैसी बेतुकी बातें और कश्मीर फाइल्स का रिलीज होना, तो ये कह सकते हैं कि एक नफरत की अंधड़ चल रही है। और हम देखते हैं कि जब अंधड़ चलती है, हमारे सारे लोग जानते हैं कि इस तरह से चीजें उड़ जाती हैं और वो जो धूल उड़ती है वो जो नहीं उसमें उड़ना चाहते हैं उनकी भी आंखों को चुंधिया देती है और वो भी देख नहीं पाते। तो हमारे मुल्क में ये हालात थे। और अगर हमारे क्योंकि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का अभिन्न हिस्सा है, तो ये भी मुझे कहना ही होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की दृष्टि से अगर देखें तो 10 तारीख को परिणाम सामने आए पांचों राज्यों के और परिणाम किसी के भी मनोनुकूल नहीं थे और 14 से ये यात्रा शुरू होनी थी। तो ये उस यात्रा की एक पाशर भूमि थी और बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या पागलपन है, जमाना तो हेलीकॉप्टर का है, 600 किलोमीटर कोई पैदल चलता है क्या, वो भी इस भरी गर्मी में, अब आप लोगों को कौन सुनने आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। 36 दिन की यात्रा थी, आज हम यात्रा के 31वें दिन पे हैं। तो 31वें दिन में चलते चलते बहुत सारे विचार मन में आए हैं और जैसा मैंने कहा कि पृष्ठभूमि ये थी कि मैंने आपके सामने बैकग्राउंड इसलिए रखा कि आप लोगों में से कुछ साथियों ने अगर भारत एक खोज के कुछ अंश देखे होंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ जब वो सिकंदर का हमला हो रहा था तो दूसरी तरफ उसमें सीन ऐसा दिखाया गया कि नेपथ्य में कुछ लोग जो बुद्ध को मानते थे वो अपना एक शांति का मार्ग मैत्री और करुणा के नारों के साथ वो गुजरते हैं। तो ये लगता था कि ये क्या मतलब, वो तो बहुत अलग शक्ति थी, एक आध्यात्मिकता उसके साथ थी और हमारे पास तो फिलहाल ऐसी कोई अंदर से ऐसा कोई आध्यात्मिक नैतिक बल नहीं है
तो क्या होगा? तो क्या मतलब हमारे स्वर जो नेपथ्य में हैं वो घुट कर रह जाएंगे, या उसकी भी कोई सुनेगा? क्योंकि इतना कुछ शोर हो रहा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संगठन के अपने स्तर पर। तो उस पृष्ठभूमि में ये यात्रा शुरू हुई। जो दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है कि यात्रा में मैंने पहली बार जो नेहरू जी का जो चैप्टर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत माता की जय, उसका फिल्मांकन भी बहुत खूबसूरती से भारत एक खोज धारावाहिक में हुआ है। ये मैंने कई बार पढ़ा था, अपने आप भी भाषणों में इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत माता के वास्तविक दर्शन हम लोगों को इस तरह की यात्रा में ही होते हैं। जो पाश्चात्य चिंतक हैं वो कहते हैं कि राष्ट्र राज्य के लिए कोई ना कोई दुश्मन का होना जरूरी है। ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स मानते हैं कि कोई ना कोई शत्रु का होना जरूरी है। और जब शत्रु बाहर का नहीं होता या उसको एस्टेब्लिश करने में मुश्किल आती है, तो राज्य बड़ी ही सफाई से, बड़ी चतुराई से देश के भीतर किसी न किसी को शत्रु घोषित कर देता है। नाजीवाद इसी तरह से शुरू हुआ, फांसीवाद इसी तरह से शुरू हुआ, आज हमारे देश में भी यही हो रहा है। पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमारा तनाव पूर्ण संबंध रहा है, उसके जो सहधर्मी हमारे देश के, हमारे भारतीय लोग हैं, उनको टारगेट करके एक शत्रुता तैयार की जा रही। तो ये भी प्रश्न था कि तो फिर क्या ये पूरा जो राष्ट्र की बात है, ये अपने आप में इस पर कोई प्रश्न चिन्ह है क्या? तो ये प्रश्न चिन्ह इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि नेहरू जी ने जो भारत माता की जय में भारत माता को जो डिफाइन किया है, वो अपने आंखों के सामने देखने का अवसर मिला। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में सबसे पहली बार जब भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित किया गया तो गोखले ने उसको सामूहिक चैतन्य के रूप में परिभाषित किया और नेहरू जी ने उसको भारत के माता की जय, भारत माता मतलब भारत के लोग और प्रकृति और उनका संबंध, इस रूप में उसको परिभाषित किया। तो भारत माता के दर्शन के लिए मैं मतलब जिले का नाम लूंगी, आदिलाबाद बहुत खूबसूरत उदाहरण था। हम बड़ी ही कठिन यात्रा थी, 4 किलोमीटर की थी, लेकिन पहाड़ के मुहाने पर हमको आना था और वहां जेसीबी की मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी दोनों तरफ। लेकिन हम एक बहुत खूबसूरत 2.5 किलोमीटर का रास्ता करके आखिरी 1.5 किलोमीटर में उन पत्थरों के बीच में से हम ऊपर चढ़कर पहुंचे और रघुनाथपुर टांडे में गए। और जैसे ही रघुनाथपुर टांडे में गए तो लंबाड़ा, स्त्री पुरुष बच्चे सब के सब आगे दौड़ कर आए। न वो हमें जानते थे कि हम कौन हैं, क्या हैं, न हम उन्हें जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने खूबसूरत गोरमाटी गीत से हमारा स्वागत किया। अब आप सोचिए कि तेलंगाना में गोरमाटी भाषा सुनना, वो भाषा जो कि पश्चिम मध्य भारत में, और मैं क्योंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की हूं तो वहां सहजता से बोली सुनी जाती। तो ये लंबाड़े वहीं के रहने वाले हैं और वहीं से पूरे देश भर में फैले हैं, भाषा उनकी अभी भी वही है। तो हमारा प्रवेश तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के रघुनाथपुर टांडे में लंबाड़ी गोरमाटी भाषा से हमारा स्वागत हुआ। और आप इस देश की खूबसूरती को देखिए कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर हमने उस दिन 4 भाषाएं सुनी। 4 किलोमीटर बाद गोंड आदिवासियों की बस्ती थी, वहां गोंडी में लोगों ने बात की। उसके 5 किलोमीटर के बाद आंध आदिवासियों की बस्ती थी, वहां उन लोगों ने मराठी में बात की। और ये सब लोग तेलुगु भी जानते थे, तो सब तेलुगु भी बोलते थे। और हम लोग थे जो हम हिंदी भाषी थे, और जो कुछ हैदराबाद से आए थे वो दक्खनी बोलते थे। तो उस दिन महसूस हुआ कि क्यों भारत माता की जय को इस तरह से नेहरू जी ने परिभाषित किया होगा, भारत माता को, भारत माता की जय के स्लोगन में। तो सचमुच ये जो अद्भुत विभिन्नता हमारे देश की है, वो हमको एक तरह से बहुत कह सकते हैं कि उसकी जो विराटता है वो हमारे सामने दिखाई पड़ती है। तो अगर हम अपने देश को देश के लोगों के रूप में समझते हैं, परिभाषित करते हैं,
तो वो एक तरह से एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने देश को जानने समझने का। जो नेहरू जी के फ्रेमवर्क की बात विजय दीवान जी ने कही, वो मेरी बातचीत का तीसरा मुख्य बिंदु है कि मुझे लगता है कि सर्वोदय की संस्थापना में 4 स्तंभ हैं और उन चारों के बगैर न तो भारत माता का निर्माण हो सकता है, यानी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, और न ही सर्वोदय के फलसफे को हम स्थापित कर सकते हैं। उसमें पहला मैं मानती हूँ कि समाजवाद है। पूरे तेलंगाना में जब भूदान की शुरुआत हुई थी, तो रामचंद्र रेड्डी जी से 80 एकड़ जमीन वो पहले दानदाता थे पोचमपल्ली के। उसके बाद विनोबा जी ने 47 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करके बांटी। एक वो भारत था। और आज के भारत में, खासतौर पर तेलंगाना में, हर आदिवासी टांडे में, हर आदिवासी बस्ती में, दलितों के बीच में जो भी जमीनें उनको काश्त की मिली, काबिज होने की मिली, वनाधिकार के पट्टे मिले, जिसको वो लोग पोडू लैंड कहते हैं, वो सारी जमीनें अब डिस्प्यूटेड लैंड की श्रेणी में डिजिटाइज करने के नाम पर धरणी पोर्टल नाम के एक परियोजना के अंतर्गत डाल दी गई है। तो जहां तो राजीव जी ने तकनीक का इस्तेमाल लोगों को एक्सेस देने के लिए किया, अधिकार देने के लिए किया, वहां उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल लोगों को साधन से विपन्न करने के लिए किया है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि एक बड़े पैमाने पर लोग भूमिहीन हो रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि निजामाबाद में बड़ा सा एयरपोर्ट बनने वाला है, एयरपोर्ट के लिए जो लोग हवाई जहाज की यात्राएं करेंगे, उनकी तो 1 इंच भी जमीन नहीं गई, लेकिन वो लोग जो कभी शायद हवाई यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, खासतौर पर जमीनें दे देने के बाद, उन्हीं वर्ग की सारी जमीनें गई। एक और अनुभव ये आया कि इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग के लिए तो सीलिंग एक्ट आया, लेकिन आज की स्थिति यह है कि परियोजनाओं के नाम पर जो भी जमीनें ली जाती हैं, वो जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा ली जाती है, और फिर उनको बिल्डरों को, रियल एस्टेट माफिया को बेच दिया जाता है औने पौने दाम में, और वो उसको फिर आगे बहुत सारा मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शायद परियोजनाओं के लिए आने वाले समय में कोई ना कोई सीलिंग करनी पड़े, हो सकता है उसके बारे में कुछ सोचना पड़े। जब तक संसाधनों का बंटवारा सम रूप से नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम सर्वोदय की कल्पना भी करें। क्योंकि जिस टांडे में हम पहुंचे, वहां पर जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि वहां 2 खेमे हो गए। नवीन पीढ़ी तो बहुत खुश थी कि बहुत बड़ी सड़क बन रही है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी वो जानती थी कि इसका मतलब ये है कि अब हमारी भाषा खत्म होगी, हमारा जो हमारी जो संस्कृति है उस पर हमला होगा। तो मेरे मन में एक ही वाक्य आया कि सभ्यताओं की जेसीबी मशीनें संस्कृतियों को खोखला करती हैं, और अगर इसी को सभ्यता कहते हैं, तो फिर इन सभ्यताओं के बारे में पुनर्विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। वरना न तो कभी हम संसाधनों का समवितरण कर पाएंगे, और जब तक कि वो नहीं होगा, तब तक हम सर्वोदय की संस्थापना के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। जो दूसरी बात थी, वो गुटनिरपेक्षता के बारे में विजय दीवान जी ने भी कहा। आज की परिस्थिति में अगर कवरेज भी हम देखते हैं तो एक पक्षीय देखते हैं, लेकिन नाटो ने भी जिस तरह से विस्तारवादी रुख अपनाया, रूस ने जिस तरह से विस्तारवादी रुख अपना रखा है, और इसकी पूरी संभावना है कि नाटो जो है आने वाले समय में चीन को पूरी छूट दे। तो ऐसे में भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि नेहरू जैसे व्यक्ति होते तो वो शायद प्रगतिशील मुल्कों और इस तरह से जिन मुल्कों को की आजादी को दबाया जाता है, उनकी आवाज बनकर उभरते, और वो पहली कड़ी होती कि हम वो जो विनोबा जी जय जगत और सीमा मुक्त विश्व की कल्पना करते थे, वहां तक हम पहुंचते। लेकिन आज तो हमने अपने ही देश के बीच में बहुत सारी सीमाएं बनाने का सोच लिया। और पंथ निरपेक्षता कितनी जरूरी है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि 2 दिन पहले यवतमाल में हमें एक जाफर भाई मिले,
और मैं समझती हूँ कि हमको उनके नाम पर नहीं जाना चाहिए। वो भारतीय के एक दर्द को उन्होंने उजागर किया। वो बताते हैं कि बचपन से उनके घर में, वो खोजा मुसलमान हैं, बचपन से उन्हीं के घर में दशहरा और पोले के लिए सबसे पहले लोग उनके घर में पूरा गांव इकट्ठा होता था। एक भारतीय होने का वो उनका अनुभव रहा। और दूसरा, अब जबकि वो अपनी बच्ची का एडमिशन कराने गए तो एक और सज्जन ने इनको हिंदू समझकर इनसे ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्ची को रूममेट मुस्लिम मिले। तो एक भारतीय के मन में क्या आया होगा कि अब आज उसे किस नजर से देखा जाता है। हालांकि बाद में उसका एक सुखांत हुआ उनके व्यक्तिगत जीवन में, तो क्योंकि जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को अपना धर्म बताया तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो उनके जीवन में तो वो खजूर के साथ समाप्त हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि वो सामने वाली जो है वो बच्ची नहीं होकर के वो पुरुष होता, तो क्या ये रिश्ता इतना ही सहज रह पाता? जबकि हम अब लव जिहाद जैसे का कानून लाने की बात हमारे देश में होती है, हम सुनते हैं। तो पंथ निरपेक्षता को लेकर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारे राष्ट्र का जो विजडम है वो अभी भी है। वो सतह पर नहीं आ पाता जब चुनाव होते हैं, और क्योंकि वो सतह पर नहीं आ पाता तो चुनावी परिणाम हमारी जो मूल नैसर्गिक सहज हमारा बोध है उसके बिल्कुल विरोधाभास में दिखाई देता है। ये मेरी तीसरी बात थी। और जो चौथी बात फ्रेमवर्क की मैं कहना चाहती हूँ वो लोकतंत्र की है। हम देखते हैं कि ये मान लिया जाता है कि गांव में बैठकर कोई फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि गांव के लोग समझते नहीं। तो वो सारे फैसले तो सेक्रेटेरिएट में होते हैं और ग्राम सभाएं नाम मात्र को होती हैं। हमको अभी भी लगता है लोकतंत्र के इतने साल बाद भी कि गांव के लोग सही फैसला नहीं ले पाएंगे। हमको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, क्या उनके लिए अच्छा है। सच ये है कि गांव के लोग ज्यादा सही निर्णय लेते हैं, और ऐसे हमने कई लोग देखे जिन्होंने हमको ये तो एक तरफ कहा कि बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, पर ऐसे लोग भी आए संपर्क में जिन्होंने कहा कि न तो हमारी यहाँ जाति है, न हमारे बोलने वाले कोई हैं, लेकिन हम तब भी जीतकर इसलिए आते हैं कि हमने एक ऐसा वातावरण बनाया। तो लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सर्वोदय टिका रह सकता है। बिना लोकतंत्र के हम सर्वोदय की कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरी बात का तीसरा पक्ष था। और आखिरी में एक बात कहकर ये बात मैं खत्म करूंगी कि अक्सर दूसरा सवाल जो आता है वो ये कि अच्छा, तो आपकी जो पदयात्राएं हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या ये पदयात्राएं करके हम 2024 का चुनाव जीत लेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि हमको आज क्या ये सवाल पूछने का भी हक है? क्योंकि हम जिन लोगों का नाम लेते हैं, भगत सिंह जी का या अन्य सभी महापुरुषों का, तो याद आता है कि उन्होंने तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे कम से कम उस सवाल पूछने का हक नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी ने अपना जीवन दे दिया, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन एक कॉज के लिए समर्पित किया, वहां पर हम लोगों ने जिस दौर में नफरत की सुगबुगाहटें शुरू हुई थी, उस दौर में केवल अपना एमपी एमएलए बनना सोचा या अपने करियर के बारे में अगर सोचा है, तो आज हमको क्या हक बनता है कि हम ये पूछें कि हम चुनाव जीतेंगे क्या? आज तो हमारे लिए सबसे पहले इस नफरत की अंधड़ को थामना जरूरी है। और ये यात्रा 36 दिन की 36 दिन की ही है ऐसा तो नहीं मानती मैं। यात्रा अनंत है क्योंकि जीवन पर्यंत ये यात्रा रहेगी, लेकिन 36 दिन का ये एक पड़ाव है जो कि पूरा होगा 18 तारीख को। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम आगे के लिए तेलंगाना राज्य के लिए तो कम से कम, क्योंकि बहुत सारे लोग भूमिहीन होंगे या फिर डिस्प्यूटेड लैंड में आएंगे तो बार बार उन्हें चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उनकी मदद के लिए हम एक फॉलो अप एक्शन करेंगे। और अंत में सिर्फ इतना कहकर ये बात खत्म करूंगी कि विजय दीवान जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि सर्वोदय और कांग्रेस का हाथ एक दूसरे से छूट गया और उसकी वजह से बहुत मतलब क्षीण हुई ये दोनों संगठनों की जो ताकत थी।
लेकिन शायद दोनों संगठनों को पुनर्विचार करना है कि हमारा केवल हाथ एक दूसरे से नहीं छूटा, हमारा दोनों ही संगठनों का जनता से हाथ छूट गया और इसीलिए आज हम इस स्थिति में हैं। और इसके बावजूद भी एक आशा की बात यह है कि ऐसा कोई गांव नहीं था जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। 10 कोई ऐसी निराशाजनक परिणाम के बाद भी 14 तारीख से दौड़ दौड़ कर आगे बढ़ बढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इस यात्रा में भाग लिया, बिना किसी भी तरह के व्यक्तिगत नारों का इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि पार्टी के भी नारों का इस्तेमाल किए, वो आते रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात, जिस तरह से मंचिरियाल जिले की 25 महिलाएं हमारे साथ चली हैं और जब वो बॉर्डर पे हमको महाराष्ट्र छोड़ने आई तो सबके आंखों में आंसू थे। ये जो कांग्रेस की ताकत है, इसके बारे में मुझे हमारे शीर्ष नेता जब कहते थे, जिनकी प्रेरणा हर चीज में होती है, मुझे लगता था कि ये बहुत एग्जैजरेटेड बात है कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में बहुत ताकत है, लेकिन इस यात्रा ने एहसास दिलाया कि बहुत बड़ी ताकत है। और सवाल ये है कि हम और वो, हम सब मिलकर जो जनता का हाथ हमारा छूट गया है, उसको वापस उस धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे वो मतलब सूत कताई होने लगेगी। और अभी हमको बस अगले उसी कदम के बारे में सोचना चाहिए, उसके आगे के बारे में आज सोचने की शायद आवश्यकता नहीं है। अगर आगे और कोई रोशनी मिलेगी, तो जैसे क्रिश्चियन प्रेयर है ना, लीड काइंडली लाइट, तो बस एक अगले कदम की रोशनी के रूप में मैं उसको देखती हूँ। और आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और विजय दीवान जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत ही सहनशीलता के साथ हम सबका इस यात्रा में, मेरे जैसे बहुत ही उद्दंड लोगों का भी, जिन्होंने कभी उनका कोई कहना यात्रा के दौरान किसी संहिता का पालन नहीं किया, उनके प्रति भी जो क्षमाशीलता उन्होंने दिखाई है, उससे पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व का बड़प्पन कितना बड़ा है। और मैंने उन्हें कभी किसी बात पर झुंझुलाते हुए, उतावला होते हुए नहीं देखा, जो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी और हमारी उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में हम सब वापस जनता के साथ अपने सूत को, तार को कैसे जोड़े, इसकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। मीनाक्षी जी को साधुवाद देते हुए मैं अगले आभार प्रदर्शन के लिए बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि इस यात्रा का 18 तारीख को, 18 अप्रैल को सेवाग्राम के शांति सदन भवन में, नई तालीम परिसर में इसका समापन संपन्न होने वाला है। तो आप सभी को सादर निमंत्रण है। इतना कहते हुए मैं तेलंगाना की पूरी यात्रा का संयोजन जिन्होंने किया, वो हमारे एक बहुत ही लाडले साथी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सदस्य किरण जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस मौके पर अपनी भावनाओं को रखते हुए वोट ऑफ थैंक्स संपन्न करें। किरण। सभी को जय जगत। मैं जगह भारत की टीम से और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आज के मुख्य वक्ता, जो आज के की नोट स्पीकर, जो विनोबा भावे जन्म स्थान के विजय दीवान जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी मीनाक्षी मैडम जी का, और हमारे उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल जी का, जिन्होंने इसका संचालन किया, और आशुतोष शिर्के जी, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट हमको इस वेबिनार के लिए दिया। सबको धन्यवाद कहता हूं। और इस सभी लोगों ने, जो आज के मुख्य वक्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जी ने जो कहा, कि इसका सारांश यही है कि हमको, और जो गांधी जी का जो मूल मंत्र है, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम लोगों को पहुंचना है, और विनोबा भावे जी का जो मंत्र है, जो जय जगत का जो नारा है, और अंबेडकर जी का जो संविधान का जो पहला पन्ना, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उस तक हमको सभी लोगों को पहुंचना है। ये मार्गदर्शन दोनों ही वक्ताओं ने हमें दिया। तो मैं सबका आभार और धन्यवाद कहते हुए इस वर्चुअल मीटिंग को एंड करने के लिए
थैंक यू। जय हिंद।